एमए फाइनल समाजशास्त्र, पेपर फर्स्ट, कंटेम्प्ररी सोशियोलॉजिकल थियरीज, समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इसमें अभी तक हमने जो पाठ्यक्रम है हमारा उसके अनुसार फर्स्ट यूनिट की चर्चा कर ली है। सेकंड यूनिट में हमने हिस्टोरिकल अप्रोच प्रारंभ किया है। पिछले वर्चुअल लेक्चर में हमने ऐतिहासिक उपागम का अर्थ और उसकी परिभाषाओं की चर्चा की थी। हमने चर्चा की थी कि जैसा रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं, अंडमान आइलैंडर में ऐतिहासिक विधि में वर्तमान प्रघटनाओं को अतीत की प्रघटनाओं के अविरल प्रवाह तथा क्रमिक विकास की कड़ी मानकर उनका अध्ययन किया जाता है कि जो वर्तमान है वह वर्तमान ऐतिहासिक रूप से जो घटनाएं घटती आ रही हैं उन घटनाओं की अविरल एवं क्रमिक प्रवाह तथा उनका विकास है। दूसरी जो परिभाषा हमने बात करी थी पीवी यंग की, साइंटिफिक सर्वेज एंड सोशल रिसर्च में, जिनमें पीवी यंग ने कहा था वर्तमान को ढालने वाली भूतकालीन शक्तियों और प्रभावों की खोज करके सिद्धांतों की स्थापना करना ही ऐतिहासिक पद्धति है। कि जो कुछ वर्तमान है उस वर्तमान के पीछे कुछ भूतकालीन शक्तियाँ और प्रभाव रहते हैं। इन भूतकालीन शक्तियों और प्रभावों को खोज करते हुए उनका संबंध वर्तमान के साथ जोड़ना ऐतिहासिक पद्धति है। महाभारत में ये कहा गया है कि इतिहास एक ऐसे दीपक के समान है जो सब विषयों को यथावत प्रकाशित करके उनके यथार्थ स्वरूप को हमारे सम्मुख रख देता है। महाभारत में कहा गया है कि इतिहास एक दीपक के समान है जो सब विषयों को प्रकाशित करके उनको यथार्थ रूप में हमारे सम्मुख रख देता है। जिस प्रकाश के कारण काली वस्तु हमें काली दिखाई देती है और श्वेत या चमकीली वस्तु श्वेत या चमकीली दिखाई देती है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि मानव समाज के समस्त पहलुओं व अंगों को यथार्थ रूप से इतिहास हमारे सम्मुख प्रस्तुत करके एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिससे हमें सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों में उसकी विभिन्न संस्थाओं व स्वरूपों का यथार्थ रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये चर्चा हम पिछले वर्चुअल लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण की मान्यताओं की, कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण किन मान्यताओं पर कार्य करता है, उसके बेस या आधार कौन कौन से हैं। पहली जो आधारभूत मान्यता है वो ये है ऐतिहासिक अभिमुखन, हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के समर्थक समाजशास्त्री सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में ऐतिहासिक अभिमुखन को आवश्यक समझते हैं। उनकी मान्यता है कि प्रत्येक घटना अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही समझी जा सकती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मान्यता देने का अर्थ कार्य कारण को मान्यता देना है। और हम ये जानते हैं कि जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण अथवा कारणों का समूह उपस्थित होता है। ये कारण किसी घटना से, जिसको हम कार्य कहें, उस कार्य से जुड़कर परिणाम तक पहुंचते हैं। इसलिए इन कार्य कारण संबंधों की स्थापना करके ही किसी भी घटना, प्रघटना, विषय या समस्या की व्याख्या की जा सकती है। तो जो ऐतिहासिक अभिमुखन वाले जो समाजशास्त्री हैं वो उनका ये मानना है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण या कारणों का समूह होता है। उनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखकर कारणों को परिणाम से या कार्य को कारण से जोड़ा जाना चाहिए। इस दृष्टि से वर्तमान घटनाओं के कारणों को अतीत के संदर्भ में स्पष्ट किया जाना ही ऐतिहासिक उन्मुखन अभिमुखन कहलाता है। दूसरा जो दृष्टिकोण है या मान्यता है वह है वस्तुपरक दृष्टिकोण, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव।
ऐतिहासिक पद्धति की दूसरी एवं अत्यंत महत्वपूर्ण मान्यता वस्तुपरक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में घटनाएं जिस रूप में घटित हुई हैं, जो कुछ उन घटनाओं का विवरण उपलब्ध है, वे जिस रूप में विवरण उपलब्ध होता है उसको ज्यों का त्यों उनका चित्रण या वर्णन किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। ऐतिहासिक तथ्यों का संबंध भूतकाल से होता है और भूतकाल से होने के कारण उनका प्रत्यक्षावलोकन अनुसंधानकर्ता अथवा सामाजिक अध्ययनकर्ता द्वारा संभव नहीं है। इसलिए इस पद्धति द्वारा अनुसंधान करने पर जो अनुसंधान करता है उसकी निजी भावनाएं, उसके पक्षपात, आकांक्षाएं, उसकी पसंद नापसंद, अपेक्षाएं, इच्छा, अनुमान, पूर्व धारणाएं, ये इसमें सम्मिलित नहीं होती और इनका परिहार अत्यंत आसान होता है। अतः इस पद्धति के सफल प्रयोग व सही परिणाम हेतु ये आवश्यक है कि शोधकर्ता अपना दृष्टिकोण पूर्ण रूपेण वस्तुपरक बनाए रखे। घटनाएं इतिहास में जिस रूप में उपलब्ध हुई हैं, जिस रूप में उनका विवरण मिला है, उसी रूप में उनका चित्रण करते हुए, उनको वर्तमान से जोड़ते हुए किसी भी विषय या समस्या जिसके संदर्भ में अध्ययन किया जाना है उसके संदर्भित निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास इस ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के माध्यम से किया जाता है। तो सबसे पहली बात थी ऐतिहासिक अभिमुखन और दूसरी थी वस्तुपरक दृष्टिकोण। तीसरी जो मान्यता है वो है विश्वसनीयता एवं वैधता, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण की तीसरी महत्वपूर्ण मान्यता उसकी विश्वसनीय तथा वैधता है। कारण इसका यह है कि ऐतिहासिक उपागम द्वारा घटनाओं का केवल संकलन ही नहीं किया जाता, अपितु उन संकलित घटनाओं को चित्रित भी किया जाता है जो तथ्यों पर आधारित होता है। ये तथ्य प्रमाणित होने चाहिए। उपलब्ध प्रमाणों और तार्किक विवेचना के आधार पर जिन्हें देश काल परिस्थिति के साथ संबंधित माना जाता है तथा जिनकी विश्वसनीयता और वैधता को प्रमाणित किया जाता है। जैसे इतिहास में ये बात की जाती है कि एक एक्स व्यक्ति ने इतने वर्षों तक किसी स्थान पर शासन किया और उसके शासनकाल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और भौतिक परिवर्तन की दशा एवं दिशाएं विशेष प्रकार की थी। या प्रश्न किया जाए क्या थी, युद्ध किए जाने के लिए कौन कौन से यंत्रों और औजारों का काम वो करते थे, कृषि की व्यवस्था कैसी थी, किस किस तरह की फसलें काम में ली जाती थी, कृषि एवं आवागमन के औजार कौन कौन से काम में लिए जाते थे। इन सब का अध्ययन ऐतिहासिक तथ्यों पर ही आधारित होता है। तो अतः संग्रहालय और ऐतिहासिक कृतियों के चित्रों द्वारा इनका प्रामाणीकरण भी किया जा सकता है। इस प्रकार ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के माध्यम से तथ्यों की विश्वसनीयता एवं वैधता को प्रमाणित किया जा सकता है। सत्यता का परीक्षण ही उसकी विश्वसनीयता कहलाती है। तो ये जो तीसरी महत्वपूर्ण मान्यता थी वो थी विश्वसनीयता और वैधता। चौथी मान्यता है कि तथ्यों का क्रमबद्ध संकलन संभव नहीं। ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति ये मानती है कि इतिहास में घटनाओं का विवरण क्रमबद्ध रूप से नहीं मिलता है। इस कारण जो अतीत की घटनाएं हैं उन अतीत की घटनाओं का ब्यौरेवार संकलन 100% मात्रा में नहीं हो पाता। कोई भी अध्ययनकर्ता या इतिहासकार इतिहास की घटनाओं का कितनी ही शक्ति और परिश्रम लगाकर अध्ययन करे, किंतु वह उस घटना से संबंधित सभी पक्षों, घटना के सभी पहलुओं का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध संकलन नहीं कर पाता। कोई ना कोई पहलू या पक्ष
अध्ययन से छूट ही जाता है, कारण कि सभी प्रकार के अध्ययन एक ही स्थान पर मिल जाएं, ऐसा संभव नहीं हो पाता। हम अपने वर्तमान की घटना के प्रत्येक पक्ष को पूर्ण रूप से जान लेने का दावा नहीं कर पाते हैं, तो इतिहास के बारे में तो इस तरह की बात करना भी संभव नहीं होना चाहिए, कारण कि इतिहास में सामग्रियों की प्राप्ति के स्रोत हैं वो सीमित होते हैं। तो इतिहास जो विगत की घटनाओं के बारे में सूचनाएं संकलित करता है, उसमें संभव है कि अध्ययनकर्ता की स्वयं की पहुंच भी सीमित हो, तो वो जो पूर्ण जानकारी जिसकी प्राप्ति की हम बात करते हैं वो कैसे संभव होगी। तो ये एक चौथी मान्यता थी। वो चौथी मान्यता ये थी कि जो जितनी भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं का या दत्तों का या तथ्यों का क्रमबद्ध एवं समग्र या संपूर्ण संकलन संभव प्राय है ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति में नहीं हो पाता। ये इसकी एक सीमा है। अभी तक हमने जो इससे पहले विशेषताओं की बात करी थी वो विशेषताएं थी और चौथा उसकी एक सीमा है। पहली विशेषता हमने ऐतिहासिक अभिमुखन की बात करी थी, दूसरी वस्तुपरक दृष्टिकोण की बात करी थी, तीसरी बात हम विश्वसनीयता और वैधता की करी थी, और चौथी हम सीमा की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि किसी भी विषय से संबंधित अगर उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए तो सूचनाओं का क्रमबद्ध एवं समग्र रूप से संकलन किया जाना कई बार संभव नहीं होता है। और कारण भी बताया गया है कि जो घटनाएं हमारे युग में हमारे सामने घटित होती हैं उन्हीं का हम संपूर्णता के संदर्भ में अध्ययन कर पाने में प्रायः सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो ऐतिहासिक घटनाओं के तो हम साक्षी भी नहीं रहे हैं। पांचवी जो मान्यता है वो पांचवी मान्यता है जो ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति है, वह किसी भी समस्या या अनुसंधान का समन्वयात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। तथ्यों के सीमित संकलन के बावजूद ऐतिहासिक दृष्टिकोण विगत सामाजिक जीवन का विश्लेषण करके संबंधित तथ्यों का समन्वयात्मक चित्र प्रस्तुत करता है, उनकी समग्रता में अध्ययन करने का प्रयास करता है, संपूर्णता में अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो ये जो चौथी हमने सीमा बताई थी, इस सीमा के बावजूद भी इतिहास ऐसा प्रयास करता है जिससे विगत काल की घटनाओं को संपूर्णता या समग्रता के संदर्भ में देखा जा सके। इतिहास घटनाओं का केवल मात्र संकलन ही नहीं है, अपितु घटनाओं के समन्वय से निर्मित एक सामाजिक संपूर्णता का विश्लेषण है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण समन्वयात्मक विश्लेषण प्रवृत्ति पर बल देता है। हमने कल के जो वर्चुअल लेक्चर है उसमें भी बात करी थी, अभी भी हमने महाभारत का उदाहरण देते हुए ये बात की है जिसमें कहा इतिहास एक दीपक के समान है। आर्नोल्ड टाइनबी का भी उदाहरण हमने दिया था। आर्नोल्ड टाइनबी ने ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में कहा है कि इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। उनका कहने का अभिप्राय ये था कि जो कुछ समाजशास्त्र वर्तमान सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए अध्ययन, विश्लेषण, गवेषणा करता है, वही कार्य भूतकाल में इतिहास ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए किया था। इसलिए अगर भूतकाल के समाज को उस समय की देश काल परिस्थिति, प्रशासन, धर्म, राजनीति, प्रशासन, अर्थ और समाज, संस्कृति आदि को समझना है, मनोरंजन के पक्ष को समझना है, तो हमें तत्कालीन समय में जो इतिहास लिखा गया था उस इतिहास को समझना होगा। इसीलिए रेडक्लिफ ब्राउन और पीवी यंग ने अपनी परिभाषा में ये कहा है कि हमें वर्तमान को समझने के लिए जो अतीत का अविरल प्रवाह है तथा क्रमिक विकास है उसको देखना होगा।
या फिर जैसे पीवी यंग कहते हैं कि कुछ भूतकालीन शक्तियां ऐसे रही हैं जिन्होंने वर्तमान समय की सामाजिक संस्थाओं का अस्तित्व संभव बनाया। तो उन भूतकालीन शक्तियों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम वर्तमान जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनकी प्रवृत्ति और प्रकृति कैसे बनी, अगर किसी तरह की कोई भिन्नता है तो वो स्थान विशेष के साथ कैसे आई, ये समझना हमें बिना इतिहास को समझे हुए हमारे लिए संभव नहीं होगा। कल हम जो वर्चुअल लेक्चर होगा आगामी कार्य दिवस पर, उसमें हम बात करेंगे ऐतिहासिक उपागम के सूचना स्रोतों की। धन्यवाद।